वेलकम बैक। आज पढ़ेंगे ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी, जिसमें हम अब्राहम मैस्लो के बारे में पढ़ेंगे और कार्ल रोजर्स की थियरीज के बारे में भी पढ़ेंगे। देखिए, आपकी साइकोलॉजी में फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की बात करें तो 3 पार्ट में डिवाइड होती है हर ईयर में। जैसे अगर फर्स्ट ईयर की बात करेंगे आप, तो एक होता है थियोरेटिकल साइकोलॉजी जो हम पढ़ रहे हैं, एक प्रैक्टिकल साइकोलॉजी और एक स्टैटिस्टिकल साइकोलॉजी। अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा अभी तक जो मैंने पढ़ाया, तो आपको लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है। टोटल 9 क्लासेस होती हैं। 9 डे में आप एक पार्ट ख़त्म कर सकते हैं साइकोलॉजी का। तो 27 डेज में आपका पूरा एक ईयर ख़त्म हो जाता है। ये थर्ड ईयर तक चलता है। और ऐसा नहीं है, आप चाहें तो संडे का ऑफ ले सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि आपको 8 से 10 घंटे डेली देना ही देना है, ऐसा नहीं। एक चैप्टर ही तो पढ़ना है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 घंटे में आसानी से आप रिवाइज भी कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। तो आपको एक रूटीन बनाना है कि 2 से 3, अगर इतना भी नहीं हो रहा है तो 1 से 2 घंटे दीजिए। एक चैप्टर एक दिन में ख़त्म कीजिए। 9 डेज में आपकी साइकोलॉजी ख़त्म हो जाएगी थियोरेटिकल वाली। सेम वही काम कीजिए प्रैक्टिकल के साथ, और सेम वही काम कीजिए स्टैटिस्टिक्स के साथ। 27 डेज में, मतलब मान लेते हैं कि अगर आप संडे का ऑफ ले रहे हैं, तब भी 1 महीने में आपकी साइकोलॉजी एक बार ख़त्म हो जा रही है। अब बाकी के बच्चे हुए 11 महीने क्या करना है? सेम वही चीज़ रिपीट करना। नेक्स्ट मंथ फिर से स्टार्ट करते हैं, फिर से रिवाइज करते हैं, फिर अगले मंथ फिर से रिवाइज करते हैं। ऐसा कोई भी डेटा, कोई भी लाइन नहीं बचेगी जो आपको याद नहीं होगी। मतलब आपका इस तरह से लगभग 12 बार रिवीजन हो चुका होगा, या फिर 10 बार तो वो मिनिमम हो ही जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ह्यूमनिस्टिक अप्रोच ऑफ साइकोलॉजी। इसमें थोड़ा डिटेल में देखेंगे और थोड़ा टाइम लेंगे। इसमें रीज़न ये है कि ये नया अप्रोच है और इससे नए नए क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो अभी तक हमने देखा था वहाँ पे बिहेवियरिस्टिक साइकोलॉजी और इंटेलिजेंस, इन सब में उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, क्योंकि ज़्यादा थियरीज थी नहीं, ज़्यादा चीज़ें थी नहीं। जितना था उतना हमने देख ली। बाकी जो बची हुई चीज़ें, जैसे हमने स्केल के बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं की थी। हमने आईक्यू के बारे में बात की थी, हमने वेस्टलर स्केल के बारे में बात की थी, लेकिन सिर्फ बात ही की थी। रीज़न क्या था कि वो प्रैक्टिकल आपको करवाया जाता है, वो प्रैक्टिकल साइकोलॉजी का हिस्सा होता है। तो इस वजह से उसको थियोरेटिकल में क्वेश्चन भी नहीं आते और उसको पूछा भी नहीं, वो प्रैक्टिकल में ही आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा। उसको जब हम प्रैक्टिकल कर रहे होंगे या जब हम प्रैक्टिकल साइकोलॉजी पढ़ रहे होंगे तब बताऊँगा मैं, वहाँ पर भी आएंगे डिटेल में। फ़िलहाल यहाँ पे देखते हैं कि आखिर ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी का विकास क्यों हुआ। 1960 से विकास होना, इसका डेवलपमेंट फेज स्टार्ट होता है। जैसे कि हम अगर देखें तो जो फ्रीडियन पर्सपेक्टिव है, साइको एनालिटिक पर्सपेक्टिव, ये अनकॉन्शियस सेक्सुअल और एग्रेसिव इंस्टिंक्ट पर ज़्यादा फोकस करता है। अनकॉन्शियस सेक्सुअल डेवलपमेंट एंड एग्रेसिव इंस्टिंक्ट, इसके बारे में भी पढ़ेंगे डिटेल में। हालांकि बता दिया है मैंने अप्रोच क्या होती है, लेकिन आएगा आगे चल के। आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये भी हम पूरी बुक कवर करेंगे। तो मतलब लग जाएंगे 4-5 दिन और लगेंगे उस जो अब इसके बाद शायद आपका एक क्लास और है। इसके अलावा उसके बाद हम जो भी पढ़ेंगे वो आउट ऑफ सिलेबस ही रहेगा आपके। इसके अलावा बिहेवियरल पर्सपेक्टिव की बात करें तो इसका एम्फेसिस जो होता है वो मैकेनिकल नेचर पर होता है। मैकेनिकल नेचर ऑफ रिस्पॉन्सेस टू स्टिमुली,
कोई स्टिमुलस है उसको लेकर हमारा रिस्पॉन्स क्या होता है उसके बारे में बात करता है, मतलब एक्सटर्नल बिहेवियर के बारे में बात करता है। जो ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी है इसका डेवलपमेंट थर्ड फोर्स को की वजह से हुआ, मतलब एक तीसरा कैरेक्टर भी देखा गया कि कोई तीसरी चीज़ भी है जो कि इस बात को डिटरमिन कर रही है। उससे बोला हमने डिटर्मिनिस्टिक पर्सपेक्टिव। द रोल ऑफ अनकॉन्शियस इज अ हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट दैट कैन नॉट बी एम्पेरिकली वैलिडेटेड। जो फ्रायड साहब ने बताया था अनकॉन्शियस की, तो उसको हम एम्पेरिकली वैलिडेट कैसे करेंगे, मेजर कैसे करेंगे? प्रॉब्लम ये थी अनकॉन्शियस को आप मेजर कैसे करेंगे, रीजन कैसे बताएंगे? सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिवली मेजर नहीं कर सकते हैं, सब्जेक्टिव मेजर ही हो सकता है। इस वजह से यहाँ पे एक प्रॉब्लम थी फ्रायड की थियरीज में। द मैनिपुलेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिकल एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग वॉज एन आइडिया बेस्ड ऑन स्टडीज ऑफ रैट्स एंड लर्न टू रन इन अ मेज टू फाइंड फूड। ऑपरेंट और क्लासिकल कंडीशनिंग में हमने जो भी देखे थे उसके ज़्यादातर जो अगर क्लासिकल कंडीशनिंग की बात करें तो ज़्यादातर एप्लीकेशंस जो डेवलप हुए वो ज़्यादातर एप्लीकेशंस उसके एनिमल बिहेवियर को ट्रीट करने के लिए यूज किए जाते हैं। और ऑपरेंट कंडीशनिंग भी हर हाल में या हर बिहेवियर के लिए आप ऑपरेंट कंडीशनिंग को जिम्मेदार मान नहीं सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको एक्सप्लेन करना दोनों के ही बस की बात नहीं थी। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपने चूहे को किसी मेज में या किसी पजल में छोड़ा और सामने फूड रख दिया कि जब ये चूहा मेज से किसी पार्टिकुलर कंडीशन को पूरा करते हुए निकलेगा उसी कंडीशन में उसे फूड मिलेगा। तो अब चूहा एक बार निकला, 2 बार निकला, 3 बार निकला, उसने सीख लिया, ठीक है, सीख तो लिया और ये हो तो गया, क्या बोलते हैं, ऑपरेंट कंडीशनिंग हो तो गई। बट क्या इसी चीज़ को हम सारे ह्यूमन बिहेवियर्स पे अप्लाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कुछ ऐसे हैं जैसे छोटे बच्चे होते हैं, उनको आप अगर चाहते हैं कि पढ़ाई के लिए क्या बोलते हैं, पढ़ाई करो और थोड़ी मेहनत करो और उसके बाद आप उसको कुछ स्टिमुलस टाइप का देते हैं, लाइक जो पसंद करता है, खेलने का टाइम देते हैं, कोई खिलौना ला के देते हैं, उसकी डिमांड पूरी करते हैं, तो ये वहाँ पे काम कर सकता है। लेकिन क्या सेम चीज़ आप एडल्ट पर भी अप्लाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। बच्चा प्लेजर प्रिंसिपल पर काम कर रहा था, इस वजह से ऑपरेंट कंडीशनिंग यूज कर सकते हैं प्लेजर प्रिंसिपल पर काम करने वाले के लिए। बट जो बेसिक थियरी थी ऑपरेंट कंडीशनिंग की कि प्लेजरेबल आउटकम वाला बिहेवियर रिपीट होगा और अनप्लेजरेबल आउटकम वाला बिहेवियर रिपीट नहीं होगा, तो ऐसा कहना एडल्ट पर या फिर किसी सीनियर सिटीजन पर सही नहीं होगा। ओके, तो अब बात करते हैं, मतलब दोनों की कमियां हमें पता चल चुकी हैं। अब बात करते हैं कि आखिर ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी की रूट्स कहाँ हमें मिलती हैं। एक है एग्जिस्टेंशियल फिलोसफी, जो कि एड्रेसेस मेनी ऑफ द क्वेश्चंस दैट लेटर बिकेम द cornerstone of humanistic approach, such as the meaning of our existence, the role of free will, and the uniqueness of each individual. दोनों ही कंडीशन की बात करें, अगर हम साइको एनालिटिक थियरी की बात करें या फिर बिहेवियरल साइकोलॉजी की बात करें, दोनों ही ना तो हमारे एग्जिस्टेंस के बारे में बताती हैं, ना ही हमारी फ्री विल के बारे में कोई बात करती हैं, और ना ही यूनिकनेस बताती हैं किसी भी इंडिविजुअल के बारे में। एग्जिस्टेंशियल फिलॉसफी, ये फिलॉसफी का एक कंटेंट था जो साइकोलॉजी हमारी बनी है फिलॉसफी और फिजियोलॉजी से, तो वहाँ से लिया गया है ये चीज़। और वहाँ पे एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी फिलॉसफी बात करती है हमारी फ्री विल के बारे में, और ये भी बताती है कि हर बंदा यूनिक है और वो कैसे यूनिक है। आपने देखा होगा, फील हुआ होगा आपको भी, मैं अलग हूँ सबसे, मैं अलग नहीं हूँ तो भी मेरी वाली अलग है या मेरा वाला अलग है, ऐसा तो लगता ही होगा, ठीक है। तो फिलहाल उस पर नहीं जाते हैं, बट ये चीज़ है।
जितने भी एग्जिस्टेंशियलिस्ट थे, एग्जिस्टेंशियल फिलॉसफी पर बिलीव करने वाले लोग थे, जैसे कि रोलो में फोकस्ड ऑन एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी, द फीलिंग ऑफ ड्रेड एसोसिएटेड विद द रियलाइजेशन दैट देयर इज़ नो मीनिंग ऑफ वंस लाइफ। अगर किसी को यह पता चलता है कि उसका पूरा जीवन बर्बाद हो गया तो कैसा लगेगा उसे। वो क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग के बेसिस पर अपनी पूरी ज़िंदगी जी रहा है और बाद में पता चलता है कि उसने लाइफ में कुछ किया ही नहीं, तो मतलब ही क्या रहेगी अगर किसी के अंदर ये आ गया तो। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया कि वहाँ से एक एंजाइटी आती है हमारे माइंड में, स्टार्टिंग में नहीं, जब बच्चे होते हैं नहीं, लेकिन एडल्टहुड में आते आते हम इस बारे में सोचना स्टार्ट कर देते हैं। दूसरा क्या है, क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस ऑफ कार्ल रोजर्स एंड अब्राहम मास्लो। कार्ल रोजर्स was the founder of humanistic psychology, remember it. Founders of humanistic approach, Carl Rogers and Abraham Maslow, were both therapists, दोनों ही थेरेपिस्ट थे। At that time, the Freudian model of therapy was popular. फ्री एसोसिएशन एक फ्राइडियन मॉडल है, जो कि साइको एनालिसिस की थियरीज पर बेस्ड एक थेरेपी है, जिसे हम कहते हैं फ्री एसोसिएशन, viewing the therapist as an expert who tells the client what is the problem. फ्री एसोसिएशन में होता क्या है कि क्लाइंट आता है हमारे पास, याद रखना साइकोलॉजी में पेशेंट नहीं होता है, क्लाइंट होता है। क्लाइंट आता है हमारे पास, ये हम बात कर रहे हैं साइको एनालिटिक थियरी से जन्मी एक थेरेपी के बारे में, जिसका नाम है फ्री एसोसिएशन। क्लाइंट आएगा हमारे पास, हम क्लाइंट का हाल चाल लेंगे, क्लाइंट को थोड़ा अच्छा फील करवाएंगे, उसके बाद पूछेंगे कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। अब क्लाइंट उसको प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करता जाएगा, एक्सप्लेन करता जाएगा, एक्सप्लेन करता जाएगा। बीच में थेरेपिस्ट नहीं बोलेगा। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, सेशन चलते रहेंगे और एक दिन ऐसा आएगा, ध्यान रखना बीच में थेरेपिस्ट कहीं पर भी इंटरप्ट नहीं करता है। थेरेपिस्ट को हाँ कोई चीज़ अगर नहीं समझ में आती है कि इसका मतलब क्या हुआ तो वो पूछ सकता है, बट वो डायरेक्ट नहीं करेगा क्लाइंट को कि इस बारे में बताइए या उस बारे में। क्लाइंट जो बोलना चाहता है उसे बोलने दीजिए। तो एक टाइम आएगा जब क्लाइंट को, थेरेपिस्ट को पूरी चीज़ समझ में आ जाएगी कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ पर है, तो क्लाइंट उस चीज़ को लास्ट में एक्सप्लेन करेगा एंड हेंस द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड। ये था फ्री एसोसिएशन। तो ये लोग भी, अब्राहम मैस्लो और कार्ल रोजर्स भी यही सब कर रहे थे, इसी के बेसिस पर काम कर रहे थे। रोजर्स मेंटेन्ड दैट इट वाज only the client that is responsible for the therapeutic direction. The therapist can create conditions for self-exploration. अब रॉजर को लगा कि कुछ ऐसे भी केसेस आए होंगे जिसमें क्लाइंट सारी प्रॉब्लम्स को नहीं बता सकता। आपने 10 दिन तक उसका सेशन लिया और आपको कुछ पता नहीं चला, क्लाइंट कुछ और बोल रहा है जबकि वहाँ से कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती। ठीक है, प्रॉब्लम आपको एजुकेशन से, अब क्लाइंट रिलेशंस के बारे में कुछ बात कर रहा है इधर उधर से, हालांकि वहाँ से भी जोड़ा जा सकता है, बट हो सकता है कोई ऐसा हो जिसका कोई रिलेशन ना हो। तो रोजर्स को लगा कि हमें डायरेक्टेड थेरेपी पर भी फोकस करना चाहिए। डायरेक्टेड थेरेपी का मतलब, जो फ्री एसोसिएशन था वो नॉन डायरेक्टेड था। नॉन डायरेक्टेड मतलब कि हम जो थेरेपिस्ट हैं वो कोई डायरेक्शन नहीं देगा क्लाइंट को कि आपको इस बारे में बात करनी है, उस बारे में बात करनी है, नहीं, हम बोलेंगे ही नहीं कुछ। तो इन्हें लगा कि अब डायरेक्टेड थेरेपी की ज़रूरत है कि हमें कहीं पर, थेरेपिस्ट को कहीं कहीं पर डायरेक्शन देना पड़ेगा क्लाइंट को कि आप इस बारे में और बताइए या दूसरी चीज़ के बारे में बताइए। तो वहाँ से अगर डायरेक्शन मिलती है, थेरेपिस्ट अगर डायरेक्शन देता है तो क्लाइंट उस बारे में बात करेगा, और उस बारे में बात करेगा तो हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम जिसके बारे में सोच रहा है क्लाइंट सोच रहा है कि यहाँ से कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो सकती, वहाँ पर भी प्रॉब्लम हो सकती है या वहाँ से समझ में आ जाए चीज़ें। एक बंदे का नाम था विक्टर फ्रैंकल। ये हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वार में, एक तरह से इसने सब कुछ अपना खो दिया, सिर्फ यही अकेले बचा था, इसकी पूरी फैमिली चली गई थी। फिर इसके माइंड में क्वेश्चन आया कि मैं ज़िंदा ही क्यों हूँ, या मेरे एग्जिस्टेंस का मतलब ही क्या हुआ।
तो इसने काफ़ी कुछ दिनों तक सोचा और फिर एक बुक लिखी जिसका नाम ही था विक्टर फ्रैंकल, और इसमें उसने बताया, कॉन्क्लूजन भी पढ़ना ज़रूरी है, तो कॉन्क्लूजन पढ़ लेते हैं कि इसने क्या बताया। लव इज़ द हाईएस्ट एंड अल्टीमेट गोल टू विच मैन कैन एस्पायर। द सैल्वेशन ऑफ मैन इज इन लव एंड थ्रू लव। अ मैन हु हैज़ नथिंग लेफ्ट इन दिस वर्ल्ड स्टिल मे नो bliss if only for a brief moment in the compassion of the beloved. Frankel's meaning in life is to help others find theirs. फ्रैंकल साहब का मतलब यही था, यही जो पहला वाला आउटकम है, लव इज़ द हाईएस्ट एंड अल्टीमेट गोल टू विच मैन कैन एस्पायर, पहली चीज़, ठीक है। और फ्रैंकल का को उसके एग्जिस्टेंस का मतलब पता चला। उसके एग्जिस्टेंस का मतलब क्या था? फ्रैंकल्स मीनिंग इन हिज लाइफ इज़ टू हेल्प अदर्स फाइंड देयर। फ्रैंकल को तो मिल गया था, दूसरों को भी उनके लाइफ का एग्जिस्टेंस पता होना चाहिए। यही उनकी लाइफ का एम था, या यही उनकी लाइफ का एग्जिस्टेंस था। ये फ्रैंकल साहब ने कहा। इसी के इसने काफ़ी हद तक अफेक्ट किया था ह्यूमनिस्टिक अप्रोच को। और उसके बाद कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग की बात कर लेते। देखिए अभी तक जितनी भी चीज़ें पढ़ी है पूरा का पूरा आपके सिलेबस में नहीं, कुछ भी नहीं है इसमें से, ठीक है, अभी आएगा सिलेबस वाली चीज़। फ्रैंकल्स आइडियाज़ हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू द कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है CBT। आज जो सबसे ज़्यादा थेरेपी यूज होती है साइकोलॉजी में वो यही है, CBT, ठीक है। CBT का मतलब हम दोनों चीज़ें करते हैं, एक तो बिहेवियर को भी चेक करते हैं, बिहेवियर को सही करने की कोशिश करते रहते हैं, साथ में कॉग्निटिव प्रोसेस को भी चेक करते हैं कि बंदा सोच कैसे रहा है, क्योंकि सोचने से ही उसका बिहेवियर अफेक्ट कर रहा है। तो हम उसकी थिंकिंग को भी थोड़ा डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। थिंकिंग को कैसे डायरेक्ट कर सकते हैं? कोई मेडिसिन देके नहीं सर, मेडिसिन थिंकिंग को डायरेक्ट करने के लिए नहीं दी जा सकती हैं। मेडिसिन दी जाती हैं, मेडिसिन नहीं दी जाती, वहाँ पे आपका एक तरह से आपका कन्वर्सेशन होता है आपके काउंसलर से, और काउंसलर आपको कुछ चीज़ें बताई जाए, आपने कोई प्रॉब्लम बताई तो काउंसलर उस बारे में बात करती है, वो समझती है कि आखिर बंदा सोच कैसे रहा है और कहाँ सोचने में प्रॉब्लम हो रही है। अब अगर वो चीज़ें सही हो रही हैं तो वही चीज़ वो बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। तो बिहेवियर भी मेजर किया जाता है, साथ में आपके सोचने के प्रोसेस को भी थोड़ा बहुत चेक किया जाता है कई सारे सेशंस के थ्रू। Key elements of humanistic approach. Humanistic perspective has not presented a comprehensive framework but rather a collection of major principles that can be seen as directive to life. कोई कॉम्प्रिहेंसिव थियरी नहीं है जैसे कि हम साइको एनालिसिस में पढ़े थे, या फिर हमने बिहेवियरल साइकोलॉजी में पढ़ा था, या फिर हमने बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में पढ़ा था। ऐसी कोई थियरी नहीं है, 1 by 1 करके थियरी नहीं है इसकी। कुछ प्रिंसिपल्स हैं दिए गए हैं लाइफ के लिए, जो कि लाइफ को डायरेक्ट कर सकते हैं। एक तरह से ये ज़्यादातर चीज़ें यहाँ पे फिलॉसफी से ली गई हैं। की एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमन, फिर से वही है, एम्फेसिस ऑन पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू डोंट हैव टू डू योर होमवर्क। पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ओके, तो ज़्यादातर जो फोकस है इसका पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर है कि हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। जैसे एक चीज़ हम कहते हैं, फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस है, यू डोंट हैव टू डू योर होमवर्क। ये जनरल एक सेंटेंस है, बट इसी को अगर ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी की भाषा में कहें तो क्या कहेंगे? यू हैव टू चूजन टू डू सो। आप खुद जिम्मेदार हैं, आपको होमवर्क करना पड़ रहा है क्योंकि आपने उसे चूज किया। यू आर नॉट अ विक्टिम ऑफ सर्कमस्टेंसेस। आप विक्टिम नहीं हैं, आपने चूज किया है कि आप विक्टिम बने। इस बात पे बात करती है ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी। तो समझ रहे हैं, हर चीज़ के लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल हैं, ये बात करती है ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी। एम्फेसिस ऑन फंक्शनिंग इन हियर एंड नाउ, डू नॉट बी अ कैप्टिव ऑफ योर पास्ट। कुछ लोग होते हैं जो अपने पास्ट को लेकर रोते रहते हैं, ऐसे आपको कई सारे लोग मिल जाएंगे, इवन जो साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं वो भी स्टार्टिंग में तो मिलेंगे, बाद में खुद ही सही हो जाएंगे। बट भाई जब पास्ट था, आपने कुछ सीखा, पास्ट को याद रखना है, अगर आप अच्छी यादें याद रखें, क्यों पास्ट में रुके हुए हैं? यही कहती है ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी। आज है, आने वाला कल है,
आज काम करिए, आज मेहनत कीजिए, कल को थोड़ा अच्छा बनाते हैं। इस बात पे फोकस करती है ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी। अगला, एक्नॉलेजिंग द phenomenology of individual, the fact that is only the client can make decision for himself or herself. एक थेरेपिस्ट क्लाइंट से कुछ भी नहीं करवा सकता जब तक क्लाइंट करना नहीं चाहता। तो क्लाइंट को खुद डिसीजन लेना है कि उसे करना क्या है। एज ए थेरेपिस्ट आपको बस डायरेक्ट करना है। एम्फेसिस ऑन पर्सनल ग्रोथ, रोजर्स कॉल्ड दिस becoming a fully functioning, while Maslow referred to this idea as self-actualization. पर्सनल ग्रोथ पर फोकस करने की बात कही है। जब पर्सनल ग्रोथ की बात करते हैं तो पर्सनल ग्रोथ को इन्होंने कहा, किसने, रोजर्स ने कहा, बिकमिंग अ फुली फंक्शनिंग, मतलब आपको फुल्ली फंक्शन हर तरह से हर एस्पेक्ट में अपना 100% देना है। ये कहा पर्सनल ग्रोथ को लेकर, किसने, कार्ल रोजर्स ने। और ध्यान से सुनना ये वाला सेंटेंस, पर्सनल ग्रोथ को रेफ़र किया है। जब आपका फोकस पर्सनल ग्रोथ पर होने लगता है तो अब्राहम मैस्लो ने इसी को कह दिया है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। 2 नंबर के क्वेश्चन में आएगा व्हाट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, और आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में लंबी लंबी चीज़ लिखना स्टार्ट कर देंगे। ऐसा इंसान जो ईश्वर से मिल लेता है उसे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहते हैं। भाई साहब, वहाँ से कोई लेना देना नहीं है, इसका धार्मिक आध्यात्मिक किसी चीज़ से लेना देना नहीं है। ठीक है, पर्सनल ग्रोथ की बात कर रहे हैं, इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं, सारे धर्म, सारे अध्यात्म, सब कुछ आ जाता है। ठीक है, पर्सनल ग्रोथ का मतलब ये नहीं है कि आप सेल्फिश बन जाएं। जब तक आपका पर्सनल ग्रोथ नहीं होगा तब तक आप सोसाइटी के लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इस बारे में बात कर रहे हैं मैस्लो साहब। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बारे में मैस्लो ने और भी बताया, इसको पढ़ना समझना थोड़ा ज़रूरी है। देयर इज़ मोर टू लाइफ देन द अब्सेंस ऑफ प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स अब्सेंट हैं तो फिर आपकी लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है। यही चीज़ एग्जिस्टेंस की बात करते हैं, यही सेल्फ एक्चुअलाइज। जो हम कहते रहते हैं कि मेरे पास प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। अगर आपके पास प्रॉब्लम ज़्यादा है तो आपको ये सोचना है कि यू डिजर्व टू सॉल्व दोज प्रॉब्लम। आप उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, इस वजह से वो प्रॉब्लम्स आपके पास गई हैं। अगर आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व ही ना कर पाते तो वो प्रॉब्लम होती ही ना आपके पास, सिंपली। द ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव मेंटेन दैट वी ऑल हैव अ ड्राइव टूवर्ड्स सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। हमारे अंदर एक ड्राइव होती है। ड्राइव का मतलब एक इच्छा तो नहीं कह सकते हैं, नीड कह सकते हैं। नीड से थोड़ा अगर कम लेवल पे आए तो बोल सकते हैं नीड और इच्छा, डिजायर के बीच का जो कंटेंट है उसे हम कहते हैं ड्राइव। तो हम सब चाहते हैं एक तरह से कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ बढ़ें। टू बिकम दैट बेस्ट वी कैन बिकम इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आवर लाइफ, यू डू नॉट हैव टू रिसीव द नोबेल प्राइज। जब आपको हर चीज़ में नोबेल प्राइज़ नहीं मिलना है। अगर आप चाहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हो तो कुछ नहीं करना, बस अपने पर्सनल डेवलपमेंट पे फोकस कीजिए। कार्ल रोजर्स ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी से निकल कर आती है एक थेरेपी, नाम है PCT, पर्सन सेंटर्ड थेरेपी। क्या कहा गया है यहाँ पे, सेम वही चीज़ जो भी बताई गई है। The role of the therapist is to create an atmosphere of unconditional positive regard to enable the client self-exploration and become fully functional. सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कर सके क्लाइंट, यही एक रोल है थेरेपिस्ट का। इसमें यहाँ पर बोला है अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। जब आप किसी को अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड देते हैं तो बंदे को, सामने वाले क्लाइंट को अच्छा फील होता है। अच्छा फील होने से वो अपने बारे में अच्छा सोचेगा, और अच्छा सोचेगा अपने बारे में तो उसके आसपास का एटमॉस्फेयर भी अच्छा रहेगा, और इससे वो अपने लिए अच्छे काम ही करेगा, गलत काम अपने लिए नहीं करेगा। मतलब पर्सन सेंटर्ड थेरेपी का काम ही है कि आपको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ ले जाना।
पैराफ्रेजिंग एंड रिफ्लेक्शन ऑफ फीलिंग्स और मेथड्स टू फैसिलिटेट सेल्फ एक्सप्लोरेशन। अब सेल्फ एक्सप्लोरेशन तो कह दिया, कैसे हो सकता है? सामने तो क्लाइंट को बताते चलिए, डायरेक्ट करते जाइए कि आप इस बारे में बताइए, इस बारे में बताइए, या ऐसा सोचिए, और साथ में फीलिंग्स के बारे में भी बताइए, क्योंकि फीलिंग्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फीलिंग्स क्रिएट करती हैं एक क्लाइंट और एक थेरेपिस्ट के बीच में अटैचमेंट, और एक बार अटैचमेंट हो जाता है तो क्लाइंट खुल जाता है और वो थेरेपिस्ट से सारी चीज़ें बता सकता है। रोजर्स ने कहा कि फुल्ली फंक्शनिंग पर्सन एक आइडियल होता है फॉर हेल्दी पर्सनैलिटी। Rogers saw anxiety as resulting from our inability to incorporate information that is inconsistent with our self image। ये इम्पोर्टेंट है, यहीं से पूरी की पूरी ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी निकल कर आती है, इसी सेंटेंस से। हमारी एक सेल्फ इमेज होती है, जिसे मैंने आपको बोला था कि आइडियल सेल्फ होता है, लेकिन रॉजर्स ने आइडियल सेल्फ यूज नहीं किया था, उन्होंने सेल्फ इमेज शब्द का यूज किया था। हमारी एक सेल्फ इमेज होती है और बीच में हम कोई ऐसा कांड कर देते हैं जो उस सेल्फ इमेज के बिल्कुल अपोजिट होती है, इनकंसिस्टेंट होती है विद आवर सेल्फ इमेज। तो उस टाइम पे हमें क्या फील होता है? एंजाइटी फील होती है। अब वो एंजाइटी किसी भी हद तक हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन आवर काउंट। तो इस तरह एंजाइटी को डिस्क्राइब किया है रॉजर्स ने। Note his emphasis on social environment causes of emotional maladjustment in contrast to biological approach when he sees parental conditional acceptance। इमोशनल माल एडजस्टमेंट का रीज़न बताया इन्होंने कि कभी कोई बंदा बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, कभी कोई कम इमोशनल होता है। कम इमोशनल या ज़्यादा इमोशनल का क्या मतलब है? एक ज़्यादा इमोशनल बंदे को आप कैसे पहचानेंगे कि ये ज़्यादा इमोशनल है? वो ज़्यादा गुस्सा करता होगा, बहुत जल्दी हंसता होगा, बहुत जल्दी रोने लगता होगा, ठीक है, लेकिन रोने से कनेक्ट नहीं करना है इमोशनल को अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो एग्रेसिवनेस से कनेक्ट करिए। अगर बंदा बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है देन इट मीन्स ही इज हाईली इमोशनल। और ये किस कंडीशन में ऐसा इमोशन बनता है? जब बंदे को कंडीशनल एक्सेप्टेंस में रखा जाता है। जब पेरेंट्स बच्चे को कंडीशन देते हैं कि अगर तुम ये करोगे तो वो होगा, तो ऐसा होगा, ऐसी कंडीशन में बच्चा इमोशनल बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, तुम स्कूल जाओगे तो शाम को हम साथ बैठ के खाना खाएंगे। ये इमोशनल माल एडजस्टमेंट का कारण बन सकता है आगे चलकर, ऐसा बोलते हैं रोजर साहब। रोजरियन थेरेपिस्ट वुड से टू अ क्लाइंट, आई डू नॉट लाइक व्हाट यू डिड बट आई स्टिल रिस्पेक्ट यू एज ए ह्यूमन बीइंग। बट यहीं पे पर्सन सेंटर्ड थेरेपिस्ट कंडीशनल एक्सेप्टेंस की बात नहीं करेगा, वो अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस की बात करेगा। यहाँ पे देखो, कहा है कि एक रोजरियन थेरेपिस्ट क्या कहेगा, वो कहेगा कि जो आपने किया वो मुझे पसंद नहीं है, लेकिन आप एक ह्यूमन बीइंग हैं, इसलिए आपने जो किया मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ। एक अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस की बात है इस सेंटेंस में। अब आते हैं अब्राहम मैस्लो के पास। यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा सिलेबस, रियल सिलेबस, जो हमारी किताब में लिखा है। Maslow was interested in exploring the source of happy, healthy personality. His approach was optimistic regarding human beings as free-willed individuals and not as captive by unconscious drives. ये मानते थे, मैस्लो साहब मानते थे कि हम अपने अनकॉन्शियस माइंड की वजह से किसी कैप्टिविटी में नहीं रखे गए हैं, हमारे अंदर फ्री विल होती है एज एन इंडिविजुअल। हिज कॉन्ट्रीब्यूशन
is in the hierarchy of needs and in the study of psychologically healthy individuals. मैस्लो ने एक थियरी दी है, ध्यान से सुनना, ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आ सकता है, तो सही से। मैस्लो डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन डी डेफिशिएंसी एंड नीड, बी नीड्स। नीड और डिफिशियंसी के बीच में डिस्टिंक्शन क्रिएट किया है मैस्लो ने। इन्होंने वैसे तो टोटल एक पिरामिड दिया है, नीड हायरार्की दी है, हायरार्की ऑफ नीड्स दिया है, उसके बेसिस पे इन्होंने बात की है कि किसी बंदे को कब क्या चीज़ चाहिए होता है। जैसे यहाँ पे कोई भी इंसान होता है, वो सबसे पहले अपनी फिजियोलॉजिकल नीड को पूरा करता है, देन वो अपनी सेफ्टी रिलेटेड नीड्स को पूरा करता है, देन वो अपने रिलेशंस को सही करता है, और ये क्या, देन वो अपने सेल्फ इस्टीम को सही करता है, और फिर वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ बढ़ता है। दो वर्ड्स हैं, सेल्फ इस्टीम और सेल्फ एफिकेसी में बढ़ता हूँ। जैसे अगर फिजियोलॉजिकल नीड्स की बात करें तो ब्रीथिंग, फूड, वाटर, सेक्स, स्लीप, होम्योस्टैसिस, एक्सक्रीशन, ये सारे आपके फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं। देन उसके बाद सिक्योरिटी की बात करें तो सिक्योरिटी ऑफ बॉडी, ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ऑफ रिसोर्सेज, ऑफ मोरालिटी, फैमिली, ऑफ हेल्थ, ऑफ प्रॉपर्टी। अगर आप रिलेशंस की बात करते हैं तो फ्रेंडशिप, फैमिली, सेक्सुअल इंटीमेसी। सेल्फ इस्टीम की बात करते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस के बारे में बात करता है, अचीवमेंट के बारे में बात करता है, रिस्पेक्ट के बारे में बात करता है, रिस्पेक्ट बाय अदर्स। सेल्फ इस्टीम के साथ एक और वर्ड जुड़ा हुआ, सेल्फ एफिशिएंसी। देखो, सेल्फ इस्टीम और सेल्फ एफिशिएंसी में क्या डिफरेंस है। सेल्फ इस्टीम का मतलब होता है कि रियल में आप क्या हैं, आपका कॉन्फिडेंस कैसा है, आपकी अचीवमेंट कैसी है, आपका रिस्पेक्ट, ये सारी चीज़ें रियल में कैसी हैं, सेल्फ इस्टीम इसके बारे में। बट आप कैसा देखना चाहते हैं वो आपकी क्या है, सेल्फ एफिशिएंसी है। मतलब आपका पोटेंशियल जो है वही आपकी सेल्फ एफिशिएंसी है। उसके बाद आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में मोरालिटी, क्रिएटिविटी, स्पॉन्टेनिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लैक ऑफ प्रेजुडाइस, एक्सेप्टेंस ऑफ फैक्ट्स। ये सारी चीज़ें इस तरह से हमारी नीड हायरार्की है। ध्यान देना, नीड हायरार्की कहाँ से स्टार्ट होती है, फिजियोलॉजिकल। पहले कोई भी बंदा फिजियोलॉजिकल नीड्स को पूरा करेगा, देन सेफ्टी रिलेटेड, देन रिलेशंस, देन सेल्फ इस्टीम, एंड देन उसके बाद वो पहुँचता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक। ये नीड रट लेना, आपकी बुक में 7 पिरामिड ऑफ हायरार्की दिया है, यहाँ 5 दिया है, तो बुक वाला पढ़ लेना, ठीक है। कुछ खास नहीं है, उसने बस इतना किया है, सेल्फ इस्टीम को दो पार्ट्स में बांट दिया है, और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के पहले भी एक डाल दिया है। अब misconception about Maslow's hierarchy. You do not have to fulfill all the needs in one level to climb to the next level. हम ये सोचते हैं कि पहले जब तक फिजियोलॉजिकल नीड्स सारी की सारी पूरी नहीं हो जाएंगी तब तक सेफ्टी नीड्स पर हम जाएंगे ही नहीं। ऐसा नहीं होता है। अब इसमें देख लीजिए आप क्या क्या है, ब्रीदिंग, फूड, वाटर, सेक्स, स्लीप, होम्योस्टैसिस, एक्सक्रीशन, ठीक है। इसमें सारी चीज़ें छोड़ दे रहे हैं, हम सेक्स के बारे में बात करते हैं। आपकी सेक्स की नीड पूरी नहीं हुई तो क्या आप सिक्योरिटी वाले सेक्शन पे नहीं जाएंगे, नीड पर नहीं जाएंगे, या आप रिलेशनशिप वाले नीड पर नहीं जाएंगे, जाएंगे। वैसे ज़रूरी नहीं है कि पहले नीचे वाला लेवल पूरा हो तभी आप ऊपर वाले लेवल पे जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये कहते हैं मैस्लो साहब। सम पीपल हु स्टार्व फॉर देयर लव्ड वन और फॉर देयर लाइफ वन। ये तो सेंटेंस ही गलत है शायद। द नीड इन ईच लेवल आर नेवर फुल्ली सेटिस्फाइड। किसी भी लेवल की जो नीड होती है वो हमेशा फुल्ली सेटिस्फाइड नहीं होती। देयर आर कल्चरल डिफरेंसेस इन द वेज द नीड्स आर रिगार्डेड एज फुलफिल्ड। वो हमारे कल्चर पर भी डिपेंड करता है कि कौन सी नीड किस वे में फुलफिल होगी। अगर आपने इसमें से 3 लाइनें लिख दी तो आपके मार्क्स बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि ये आपकी बुक में नहीं है। साइकोलॉजिकली हेल्दी पीपल कौन होते हैं, जानने की ज़रूरत नहीं है। जिसके पास सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक पहुंचने की क्षमता है वो साइकोलॉजिकली हेल्दी है। पॉजिटिव साइकोलॉजी भी आ जाती है ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी के अंदर ही। अब इसके एप्लीकेशंस की बात करते हैं तो एप्लीकेशंस में अब वही चीज़ आ जाती है जो मैंने बताया था। यहाँ से आपका चैप्टर ख़त्म हो जाता है, लेकिन एप्लीकेशंस पर बात करते हैं। अब वहाँ पे जो हमने बोला था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, वहाँ से जो कार्ल रोजर्स ने कहा था अबाउट सेल्फ, क्या था वो, इट वॉज नॉट
सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ इमेज के बारे में बात की थी। तो दो चीज़ें होती हैं, एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं। दो चीज़ें होती हैं, एक रियल सेल्फ, एक आइडियल सेल्फ। आइडियल सेल्फ जैसा हम अपने आप को देखना चाहते हैं, रियल सेल्फ जैसा हम हैं। अब होता ये है कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। आपका रियल सेल्फ ही आपका आइडियल सेल्फ जनरल कंडीशन में तो होना चाहिए। जनरल कंडीशन में अगर आप एकदम हेल्दी पर्सन को, सेल्फ एक्चुअलाइज्ड पर्सन को देखेंगे तो उसका रियल सेल्फ ही उसका आइडियल सेल्फ होता है। बट अगर अभी आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में नहीं हैं, फेज में नहीं हैं, तो होगा ये, थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा। सेल्फ जो आपका आइडियल सेल्फ है वो थोड़ा बड़ा होगा और जो रियल सेल्फ है वो थोड़ा नीचे होगा। हम इसी वजह से हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ बढ़ें, आइडियल सेल्फ की तरफ बढ़ें। बट अगर ये गैप बहुत ज़्यादा हो गया तो फिर हमें डीमोटिवेशन फील होने लगता है कि यार मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ वहाँ तक नहीं पहुँच सकता। दैट्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर। कुछ और है, मैं चेक कर लेता हूँ। नहीं, बाकी कुछ नहीं है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बारे में कुछ और भी बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या होता है वो बहुत अच्छे से समझा दिया है, ध्यान से उसको ध्यान रखना, क्वेश्चन आता है। मोरालिटी, मोरली आप हाई होने, जब आपके अंदर से सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाले लेवल पे आप पहुँच जाते हैं तो मोरली आपका मोरल जो होता है या आपकी जो मोरालिटी होती है वो काफ़ी हाई होती है। मतलब मोरालिटी का मतलब है कि आप हर चीज़ को लेके चलते हैं। अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ तो इसका मेरी सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, मेरी फैमिली पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, मेरे ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। क्रिएटिविटी, ये बंदा क्रिएटिव भी होता है। हर जगह क्रिएटिविटी नहीं दिखाएगा, जहाँ ज़रूरत है वहाँ क्रिएटिविटी दिखाएगा। स्पॉन्टेनिटी, इमरजेंसी सिचुएशन को में इमरजेंसी की तरह ही रिएक्ट करेगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्योंकि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के करीब है तो एक्सपीरियंस्ड भी होगा और प्रॉब्लम भी अच्छे से सॉल्व कर सकता है। लैक ऑफ प्रेजुडाइज, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी प्रेजुडाइज से ग्रसित नहीं होगा बंदा। प्रेजुडाइज आपको फॉर एग्जांपल बता देता हूँ। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं राजपूत घराने से हूँ, मेरी ये कास्ट है, मेरी वो कास्ट है, मेरा ये इतिहास है, मेरा वो इतिहास। ऐसी चीज़ों से ग्रसित नहीं होता है बंदा। देखो प्रेजुडाइज को ऐसे शब्द में मैंने बताया है जो आपके कानों में समझ में आ जाए। लिटरली मत लेना, ये प्रेजुडाइज का एक एग्जांपल है, बट बहुत सारी प्रेजुडाइजेस होती हैं। प्रेजुडाइजेस का मतलब ये है कि ऐसी चीज़ों पर आप एक तरह से आपका माइंड रुका हुआ है जिसका कोई मतलब ही नहीं है आपके जीवन में। ठीक है, अगला एक्सेप्टेंस ऑफ फैक्ट, जो फैक्ट है उसको एक्सेप्ट कर लो भैया। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान साहब अगर दूसरे युद्ध में हारे थे तो हारे थे। अब एक मूवी आ जाती है और वो कुछ और दिखाती है, तो वहाँ से आप प्रेजुडाइज में आके उसको सपोर्ट नहीं दे सकते। जो फैक्ट हैं, जो आपकी किताबों में लिखा है, जो हिस्टोरियन से लिखा है, वो फैक्ट बता रहे हो तो वहाँ से देखिए। यही है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ऐसे शब्दों में समझाया है जैसे टीचर ऐसे शब्दों में जल्दी समझाते नहीं, क्योंकि किसी न किसी को क्लास में बुरा लग सकता है, खासकर उनको जो बहुत ज़्यादा प्रेजुडाइज्ड होते हैं। तो मैं चाहता था कि उनको भी ये चीज़ समझ में आए, इस वजह से इस शब्द में समझाया है। लेकिन शब्दों पर मत जाइएगा, इतना हार्श नहीं होता हूँ, लेकिन इसमें हुआ हूँ ताकि समझ में आ जाए आपको। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। आपका बचा क्या है, शायद एक चैप्टर बचा है, मैं चेक कर लूँगा कौन सा चैप्टर बचा है। इसके बाद जो भी हम पढ़ेंगे वो आउट ऑफ सिलेबस होगा, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा इन द सेंस फॉर योर फ्यूचर कैरियर इन साइकोलॉजी। जो आपने यहाँ पे थियरीज पढ़ी है वास्तव में हेल्प करेंगी, बट कुछ ऐसी थियरीज भी हैं जो छूट रही हैं, तो वो उनको भी पढ़ लेते हैं, सो दैट आगे चल के आपको बार बार एक ही चीज़ में
ना फंसना पड़े कि यार ये तो पढ़ा ही नहीं था, फिर से पढ़ना पड़ेगा। अब अगर पढ़ना स्टार्ट किया तो कंप्लीट कर लेते हैं।